डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ग्रुप 17 एलिमेंट्स जिनको बोलते हैं हैलोजन फैमिली। तो पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, फिर इनकी एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ करेंगे। तो इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं पहले आपको ये देखना है। तो हैलोजन्स में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं आपको पता ही होगा। ये हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और लास्ट एलिमेंट है एस्टेटिन। AT इसका सिंबल है और इनके एटॉमिक नंबर भी आपको देख लेने हैं। फ्लोरीन का 9, क्लोरीन का 17, ब्रोमीन का 35 और आयोडीन का 53 और लास्ट एलिमेंट जो एस्टेटिन है उसका होता है 85। तो इनको हैलोजन्स क्यों बोलते हैं पहले तो ये आपको जानना है। तो इसमें यहाँ पे ये नोट करना है आपको कि देयर साल्ट्स आर प्रेजेंट इन सी वाटर। तो सी वाटर में जो साल्ट्स होते हैं वो जनरली फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड की फॉर्म में होते हैं, जैसा कि आपने NaCl, NaBr वगैरह के बारे में सुन रखा है। तो उनको बोलते हैं, इसलिए इन एलिमेंट्स को बोलते हैं हैलोजन्स। हैलोजन का मतलब होता है साल्ट प्रोड्यूसर, तो जो साल्ट बनाते हैं सी वाटर में, तो इसलिए इनको बोलते हैं हैलोजन्स। तो ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। और ये जो फ्लोरीन है ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है और ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है। आपको पता है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो फ्लोरीन की ही है। तो इसकी जो हाई रिएक्टिविटी है उसकी वजह से इसको बोलते हैं सुपर हैलोजन। तो ये मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन भी आता है कि सुपर हैलोजन किस एलिमेंट को बोला जाता है, तो उसका आंसर है फ्लोरीन। और क्यों बोला जाता है ये भी एक क्वेश्चन है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे, ड्यू टू इट्स हाई रिएक्टिविटी। इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है क्योंकि यही सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा है इसकी। और जो लास्ट एलिमेंट है वो कैसा है, वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो ये कुछ बातें आपको इन एलिमेंट्स के बारे में नोट कर लेनी है। और एक ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पे यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि ये 17th ग्रुप है तो लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसमें से 2 तो S में होंगे और बाकी के 5 जो है वो P में होंगे। तो इसकी कॉन्फिगरेशन NS2 NP5 इस तरह से हो जाएगी। तो ये आप इसमें से नोट कर लीजिए एलिमेंट्स, और इनको हैलोजन्स बोलते हैं। और ये सुपर हैलोजन कौन सा है और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। उसके बाद हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को आगे डिस्कस करेंगे। ग्रुप 17 एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। तो अगर हम 17 ग्रुप के एटॉमिक रेडियाई को स्टडी करते हैं और उसका दूसरे ग्रुप के मेंबर से कंपैरिजन करते हैं, जैसे ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, तो यहाँ पर 16 के, 15 के, 14 और दूसरे एलिमेंट्स होंगे। तो आपको पता है कि जैसे जैसे हम लेफ़्ट से राइट की तरफ चलते हैं तो रेडियाई जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिक्रीज़ होते हैं। तो यहाँ तक आते आते एटॉमिक रेडियस काफ़ी छोटा हो चुका होगा और यहाँ डिक्रीज जब होता है तो आपको याद रखना है कि जो 18th ग्रुप के एलिमेंट हैं उनका रेडियस यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, जिसका रीज़न आपको अगले ग्रुप में बताया जाएगा। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि अपने अपने पीरियड में दे हैव स्मॉलेस्ट रेडियाई। तो इनके एटॉमिक या आयनिक रेडियस जो हैं बहुत छोटे होते हैं ड्यू टू ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने से जो है साइज जो डिक्रीज होता है, तो इनका यहाँ तक आते आते काफ़ी डिक्रीज हो चुका होता है। तो स्मॉलेस्ट रेडियाई हैं इनके अपने अपने पीरियड में। और नीचे आते आते एटॉमिक रेडियस तो क्या होता है, इंक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल। तो ये आपको पता ही है। तो ये था एटॉमिक और आयनिक रेडियाई के बारे में। और दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसी को बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्योंकि इनका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है और रेडियाई जो है बहुत कम है, तो आप कह सकते हैं कि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो होगी वेरी हाई। बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने में, क्योंकि साइज छोटा है और न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। और आयनाइजेशन एंथैल्पी का वेरिएशन अगर आप देखें ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हुए, तो वो तो आपको पता ही है कि क्या होता है, डिक्रीज होता है। जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से वो बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी होता जाएगा। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो वेरिएशन है वो नीचे आते आते डिक्रीज है और एटॉमिक रेडियस का वो था इंक्रीज। तो इस तरह से ये 2 प्रॉपर्टीज़ आपको नोट कर लेनी है और बाकी की प्रॉपर्टी हम आगे देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, वो है फिजिकल स्टेट।
और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इसी में हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो हेलोजन्स होते हैं ये सब डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मींस कि इस तरह से जैसे ये फ्लोरीन है, दो एटम इसमें जुड़ते हैं, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इस टाइप से होता है। जब हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं तो लास्ट वाला एलिमेंट जो रेडियो एक्टिव है उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि उसको यहाँ पे स्टडी करना काफ़ी डिफ़िकल्ट रहता है और उसकी नेचर जो है इनसे बिल्कुल अलग रहती है। तो ये सब डायटोमिक हैं। और आपको ये भी पता है कि जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ आते हैं साइज़ बढ़ता है तो वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होते हैं। तो बॉइलिंग या मेल्टिंग पॉइंट जो है ऊपर से नीचे आते हुए, इनको आप इस तरीके से लिखें तो बेटर रहेगा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऊपर से नीचे आते हुए, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा कि ड्यू टू इंक्रीज इन साइज एंड इंक्रीज इन वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इस तरह से आप ये समझ गए होंगे। और इनकी फिजिकल स्टेट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आयोडीन का साइज जो है वो काफ़ी बड़ा होता है तो उसमें वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, तो इसलिए वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है आयोडीन। तो ये आपको नोट कर लेना है कि ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। और फ्लोरीन, क्लोरीन के क्योंकि साइज बहुत छोटे होते हैं तो वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी कम रहते हैं, तो ये इतने ज़्यादा क्लोज नहीं आ पाते। तो ये नोट कर लेना है कि ये गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं फ्लोरीन और क्लोरीन। ब्रोमीन का जो साइज है वो मीडियम सा है, तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपेरेटिवली इनसे ज़्यादा होते हैं और इनसे कम होते हैं। तो ब्रोमीन जो है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो ये भी एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा नॉन मेटल जो है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो उसका आंसर जो है वो ब्रोमीन है। तो ये इस टाइप से ये भी आपको नोट कर लेना है कि फ्लोरीन, क्लोरीन गैसेस हैं, ब्रोमीन जो है वो लिक्विड है और आयोडीन जो है वो सॉलिड है। हालांकि आयोडीन जो है उसमें बहुत ज़्यादा भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो इसलिए वो एक वोलाटाइल सॉलिड होता है। वोलाटाइल का मतलब है कि वो गैसियस स्टेट में चला जाता है, और जो सब्सटेंस सॉलिड स्टेट से सीधा गैसियस स्टेट में चले जाते हैं तो इस प्रोसेस को आपको याद है हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सब्लिमेशन। तो आयोडीन की सब्लिमेशन हो जाती है। तो फिजिकल स्टेट में आपको ये इनकी स्टेट नोट करनी है कि एक तो ये डायटोमिक है और ये दो गैसेस और ये लिक्विड और आयोडीन सॉलिड, और नीचे आते आते मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होंगे इंक्रीज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, ये है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, या इसको और क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो आपको पता है कि किसी न्यूट्रल गैसियस एटम में जब कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और उसी को नेगेटिव साइन के साथ अगर लिखा जाए तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये इलेक्ट्रॉन जितनी जल्दी न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा उतनी एनर्जी ज़्यादा रिलीज होगी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होगी, या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल मोर नेगेटिव, तो वो ज़्यादा नेगेटिव होगी, ऐसा आप कह सकते हैं। आपको पता है कि इन एटम्स का जो है स्मॉल साइज और ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज होता है, तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होते हुए इलेक्ट्रॉन उसका अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा रहता है और एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दे हैव वेरी हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, और क्योंकि नीचे आते आते साइज़ बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन उतना हो नहीं पाता, एनर्जी कम रिलीज होती है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है दैट गोज ऑन डिक्रीजिंग एज वी मूव डाउन द ग्रुप। तो ये मैंने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में बताया है। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में बताएंगे कि वो डिक्रीज होती है, जैसे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी तो आप बोलते हैं कि डिक्रीज होती है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलेंगे विल बिकम लेस नेगेटिव, वो कम नेगेटिव हो जाती है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में ऐसे बोला जाता है। और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो आपने देखा है कि नीचे आते हैं तो डिक्रीज होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी तो हाईएस्ट होनी चाहिए, क्योंकि नीचे आते आते डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब इसकी सबसे ज़्यादा और इसकी सबसे कम होनी चाहिए। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो हाईएस्ट होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये आपको नोट करना है। तो ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसका साइज बहुत स्मॉल है, इधर से इधर जाते हुए साइज जो है वो डिक्रीज हो जाता है, और साइज बहुत कम और न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा है, और इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट
लास्ट शेल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये हेलोजन आयन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक बहुत ही छोटे साइज में इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ जाती है कि ये आने वाला इलेक्ट्रॉन इससे रिपल्शन फील करता है, जिसे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बोलते हैं, जिसकी वजह से इतने स्मॉल साइज में इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं हो पाता और एनर्जी कम रिलीज होती है। क्लोरीन का क्योंकि साइज बड़ा है, इसमें इलेक्ट्रॉन कंपैरेटिवली ज़्यादा कंफर्टेबली ऐड हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है फ्लोरीन की हाईएस्ट नहीं है, तो वो किसकी है? क्लोरीन की। तो आपको नोट कर लेना है, क्लोरीन हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इन द पीरियोडिक टेबल। पूरे पीरियोडिक टेबल में आप इसको पूरा नोट कर लीजिए कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है वो क्लोरीन की ही हाईएस्ट है, या आप यूँ कह सकते हैं कि क्लोरीन हैव मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये पूरा लिखना है आपको, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोस्ट नेगेटिव है क्लोरीन की, जो कि फ्लोरीन की होनी चाहिए थी लेकिन होती है क्लोरीन की। तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में ये मैंने जो बताया है ये आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी आपको पता है किसी कोवलेंट बॉन्ड में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है, जो पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ऐसे इसको डिफाइन किया जाता है, जो आपने पहले भी कर रखा है। तो ये स्मॉल साइज वाले एटम की ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, और न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो तो भी ज़्यादा होती है। तो फ्लोरीन का साइज भी स्मॉल है और न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा है, तो इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हाईएस्ट होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में। ये आपको नोट करना है। हालांकि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी तो फ्लोरीन की ज़्यादा नहीं है, वो तो क्लोरीन की ज़्यादा है, तो वो हमने पहले डिस्कस कर लिया है। लेकिन आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ही ज़्यादा होती है, और नीचे आते आते जैसे साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो ये आपको लर्न कर लेना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करैक्टर। तो ये भी उसी से रिलेटेड है। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, उनका इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है, इसलिए वो नॉन मेटालिक होते हैं। जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं ज़्यादा तो वो मेटालिक होते हैं, जैसे सोडियम पोटाशियम वगैरह में मेटालिक करैक्टर होता है जो फर्स्ट ग्रुप में है। तो इनका मेटालिक करैक्टर तो रहेगा नहीं, नॉन मेटालिक करैक्टर ही रहेगा। तो बाकी ग्रुप्स में आप ये सुनते हैं कि मेटालिक करैक्टर नीचे आते आते इंक्रीज होता है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि नॉन मेटालिक करैक्टर नीचे आते आते क्या होता है? डिक्रीज होता है। तो ये नॉन मेटालिक ही है। तो नॉन मेटालिक करैक्टर जब लास्ट में आते आते काफ़ी डिक्रीज हो जाता है, तो आयोडीन जो है थोड़ा बहुत मेटालिक प्रॉपर्टी शो करता है, जैसे कि ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर देता है और लस्टर मीन्स शाइनिंग भी शो करता है। तो ये मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टी शो करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये मेटल ही है। तो इसमें मेटालिक करैक्टर जो है आपको इस फॉर्म में नज़र आएगा कि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट और शाइनिंग की फॉर्म में। और ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वैसे बेसिकली वो क्या हैं? नॉन मेटालिक। और नॉन मेटालिक करैक्टर नीचे आते आते होता है डिक्रीज। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ भी आपको नोट कर लेनी है। हेलोजन्स में 7th नंबर पे जो प्रॉपर्टी है वो है इनका कलर। तो हर हेलोजन का एक पर्टिकुलर कलर होता है, तो वो आपको समझना है कि वो क्यों होता है। तो जब इनके ऊपर लाइट पड़ती है तो किस विजिबल लाइट से कोई पर्टिकुलर रेडिएशंस इनके मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उनके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, मीन्स की हायर एनर्जी लेवल पर। तो जब वहाँ से रिटर्न होते हैं तो जिस भी पर्टिकुलर कलर का रेडिएशन इमिट करती हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है वो उसमें कलर दिखाई देता है। तो इसको आपको ज़रा क्लियरली समझना है। तो पहले आप कलर नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं कि ऐसा क्यों आ रहा है कलर। तो फ्लोरीन का जैसे लाइट येलोइश कलर है, क्लोरीन का ग्रीनिश येलो है, और ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन है, और आयोडीन का डार्क वायलेट है। तो जैसे जैसे इनका एटम का साइज़ बढ़ता है तो कलर डार्क होता चला जाता है। तो ऐसा क्यों होता है ये आपको समझना है। ये तो आप समझ गए कि एटम के इलेक्ट्रॉन को जब कोई विजिबल लाइट से, ये विबग्योर होता है विजिबल लाइट में, तो जब वो कोई कलर एब्जॉर्ब करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। तो जब वो रिटर्न होगा तो जिस भी वेवलेंथ की वो लाइट इमिट करेगा उसके कोरस्पॉन्डिंग जो है वो यहाँ पर कलर आ जाएगा। तो विजिबल लाइट में ये 7 कलर होते हैं, ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और आपको पता है कि इनकी वेवलेंथ इस ऑर्डर में इंक्रीज होती है, और रेड की वेवलेंथ जो है इसमें सबसे ज़्यादा होती है। तो आपने ये पढ़ा है C = न्यू लैम्डा। ये C वेलोसिटी होती है, न्यू फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा क्या होता है? वेवलेंथ। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि
न्यू क्या आएगा, c/λ, मीन्स कि जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है। फ्रीक्वेंसी कम होती है तो फिर E=h नहीं होता है, तो फ्रीक्वेंसी कम होने से एनर्जी भी कम होती है। तो यहाँ पर आपने नोटिस किया है कि रेड की क्योंकि वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, वेवलेंथ ज़्यादा तो फ्रीक्वेंसी कम, फ्रीक्वेंसी कम तो एनर्जी भी कम, तो रेड लाइट की लेस एनर्जी होती है। और इसकी क्या है, वेवलेंथ सबसे कम है, वेवलेंथ कम है तो नेचुरली इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। वायलेट कलर की हायर एनर्जी होगी, हायर एनर्जी इसमें ज़्यादा होगी। तो इससे क्या होगा कि जो है कि अगर किसी मॉलिक्यूल को या एटम को ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है तो वो ये वाली कलर एब्जॉर्ब करेगा, अगर कम एनर्जी की ज़रूरत है तो ये वाला कलर एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ पे आपको ये पता है कि फ्लोरीन जो है एक स्मॉल साइज़ का एटम है। स्मॉल साइज़ के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए ज़्यादा आयनेशन एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वो नेचुरली वायलेट कलर को या ये वाले कलर को एब्जॉर्ब करेगा और इधर वाले कलर जो हैं वो रिफ्लेक्ट करेगा, तभी तो उसका कलर जो है लाइट येलोइश आता है, ये वाले कलर। तो इसको दोबारा आप समझ लीजिए दूसरे एग्जांपल से, आयोडीन से। आयोडीन का क्या है कि साइज़ बड़ा है तो उसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए लेस एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो ये वाले कलर जो है एब्जॉर्ब करेगा और ये वाले कलर जो है इधर वाले रिफ्लेक्ट करेगा, तो इसका मतलब उसका कलर आपको वायलेट दिखाई देगा। तो इस तरह से कलर जो है इस टाइप से उसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने पर वो कौन सा पर्टिकुलर कलर एब्जॉर्ब करता है, जो कलर एब्जॉर्ब होगा उससे दूसरा जो है कॉरस्पॉन्डिंग कलर ही रिफ्लेक्ट होगा। तो ये हैलोजेंस के कलर जो हैं जरूर आपको ठीक से समझ लेने हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसको आपको बड़े ध्यान से समझना है। जो फ्लोरीन जो फर्स्ट एलिमेंट है, आपको पता है कि उसके लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो एक इलेक्ट्रॉन लेने का उसका टेंडेंसी होती है, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी। तो इसलिए फ्लोरीन जो है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। हालांकि इसमें एक एग्जांपल है HOF का, तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल में फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो +1 आती है। तो ये तो एक एक्सेप्शनल केस है। तो बाकी सभी कंपाउंड्स में आप नोटिस करेंगे कि फ्लोरीन की ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। और इस ग्रुप के जो बाकी मेंबर होते हैं जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह, तो वो बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। +1 भी करते हैं, -1 तो करते ही करते हैं, +1 करते हैं, +3 करते हैं, +5 करते हैं और +7 करते हैं। तो ये जो वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट होती है दूसरे एलिमेंट्स में, वो सब किसकी वजह से होती है, दैट इज ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल्स इन देयर वैलेंस शेल। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट इतनी सारी फ्लोरीन के पास क्यों नहीं होती है, तो उसमें आपको यही कहना है कि फ्लोरीन के पास क्या नहीं होते हैं, वेकेंट d ऑर्बिटल्स। तो d ऑर्बिटल का यूज़ करके ये कैसे इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट बनती हैं। और यहाँ पे आपको ये भी नोट कर लेना कि 1 के बाद ये 3, तो 2 और 4 नहीं है, 1 3 5 7 इस तरह से ऑड नंबर में किस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है d ऑर्बिटल का यूज़ करते हुए, वो आपको समझना है। तो कॉन्फ़िगरेशन जो है इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है, इसकी NS2 और NP5। तो क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट शेल में, तो वो 2 तो S में होते हैं और 5 जो होते हैं वो P में होते हैं और D में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता ग्राउंड स्टेट में। तो इस तरह से इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है जो आपने पहले बनाई थी, NS2 NP5। तो d ऑर्बिटल होते हैं इन सभी के पास फ्लोरीन को छोड़कर। तो अगर इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट, इस तरह से हम ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएं और एक हाफ फील्ड देखता है आप यहाँ पर, तो ऑक्सीडेशन स्टेट -1 या +1 हो सकती है। इसकी वो शेयरिंग करता है तो +1, अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो -1। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है इस कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर। तो एक एक्साइटेड स्टेट लेते हैं हम, उसमें एक इलेक्ट्रॉन को आगे लेके जाते हैं, बाकी सारा ऐसे ही रहने देते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जब नेक्स्ट लेवल पर शिफ्ट हो जाएगा d ऑर्बिटल में, तो आप देखेंगे कि एक तो ये हाफ फील्ड हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट इस कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर आपको नज़र आएगी +3। तो एक और ऑक्सीडेशन स्टेट बनाते हैं, उसमें ये वाला इलेक्ट्रॉन भी हम आगे लेके जाते हैं। तो आगे आप समझ गए होंगे कि एक तो ये हाफ फील्ड हो गया, एक आगे और बढ़ गया, तो एक साथ 2 बढ़ जाते हैं, एक पीछे और एक आगे। तो यहाँ पर ये तो रहेगा हाफ कंप्लीटली फील्ड और बाकी सारे हाफ फील्ड। तो हाफ फील्ड से ही वो ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल हो पाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +5। और आगे क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन भी आगे वाले लेवल पे शिफ्ट हो जाएगा तो कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल आपको नजर आएंगे, वो नजर आएंगे 7। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +7 भी हो सकती है।
है। तो इसका एग्जाम्पल है IF7। तो IF7 की जब आप स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे तो उसमें आप sp3d3 हाइब्रिडेशन नोटिस करेंगे, एक s3p और 3d sp3d3 हाइब्रिडेशन इसमें आपको नोटिस करनी है आगे चलकर। और +5 का भी एग्जांपल मैं दे देता हूँ, BRF5 जो है ये एग्जांपल आपको बाद में स्टडी करना है। और इसमें +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी और एक लोन पेयर भी आपको नज़र आएगा और इसमें sp3d2 हाइब्रिडेशन भी होगी। इस तरह से इसके एग्जांपल भी आपको बाद में कराए जाएंगे। तो ये जो 1 3 5 7 ऑक्सीडेशन स्टेट है ये आप समझ गए कि इट इज़ ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल्स इन देयर वैलेंस शेल। और फ्लोरीन के पास ये इतनी वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, तो दैट इज़ ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल इन इट्स वैलेंस शेल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नेचर ऑफ बॉन्ड। तो ये जो हेलोजेंस होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आयनिक बॉन्ड भी बना लेते हैं और कोवलेंट बॉन्ड भी बना लेते हैं। कोवलेंट तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है और आयनिक बनता है कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से। कंप्लीट ट्रांसफ़र में ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज तो करेंगे नहीं क्योंकि स्मॉल साइज है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करके ये आयनिक बॉन्ड बना लेते हैं। तो आपको नोट करना है कि फ्लोरीन तो मोस्टली जो है आयनिक बॉन्ड ही बनाता है और बाकी जो है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह ये कोवलेंट भी बना लेते हैं, आयनिक भी बना लेते हैं। तो इसमें क्लोरीन का मैं एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आप इसमें Na के साथ देखते हैं तो ये कौन सा बॉन्ड है, ये आयनिक है क्योंकि इसमें ऐसे आयन होते हैं। और अगर इसको आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखते हैं जैसे मिथाइल क्लोराइड, तो ये जो C के साथ जो Cl बॉन्ड होगा तो ये कौन सा होगा, कोवलेंट होगा। तो क्योंकि जो आयनिक बनता है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है और जैसे जैसे साइज बड़ा होता जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन होना मुश्किल होता जाएगा। तो आपको याद रखना है कि आयनिक बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी है ग्रुप में नीचे आते आते वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये मोस्टली आयनिक बनाएगा और ये कोवलेंट बनाएगा, हालांकि ये दोनों तरह के बॉन्ड बनाते हैं। तो नेचर ऑफ बॉन्ड में इतना ही आपको स्टडी करना है कि फ्लोरीन मोस्टली आयनिक बॉन्ड बनाता है और बाकी मोस्टली कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी नीचे आते आते होती है डिक्रीज। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एक ही बात है। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं। तो जो बड़े साइज़ के एटम होते हैं उनका क्या होता है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ जाता है और उस बॉन्ड को ब्रेक करना ईजी हो जाता है। तो उनका जो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन जो है वो बहुत कम होती है। तो इसका मतलब है कि फ्लोरीन में स्मॉल साइज के एटम हैं तो इसको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़नी चाहिए। तो इसका जो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन है वो मैक्सिमम होनी चाहिए लेकिन होती नहीं है, यही आपको नोट करना है। तो उसका मेन रीज़न ये है कि यहाँ पर क्या होता है, 3 लोन पेयर होते हैं। तो ये लोन पेयर आपको विजिबल होने चाहिए। तो लोन पेयर रिपल्शन की वजह से, तो ये नोट करना है, ड्यू टू द लोन पेयर रिपल्शन, तो ये बॉन्ड ईजिली ब्रेक हो जाता है। तो इसकी एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन कम होती है, इन दोनों से कम होती है। तो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन का जो ऑर्डर रहेगा वो आपको नोट करना है क्योंकि ये एग्जाम में आ जाता है इस टाइप से। तो इसकी एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन जो है ड्यू टू द लोन पेयर रिपल्शन वो बहुत कम होती है, पर इतनी भी कम नहीं होती कि आयोडीन वाले से भी कम हो जाए। तो एग्जैक्ट ऑर्डर जो है यहाँ पे मैंने लिख दिया है, इसको आपको नोट कर लेना है। तो ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है एक जनरल डिस्कशन था हेलोजेंस के बारे में। तो इनमें से किसी भी प्रॉपर्टी पे कोई छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं तो सारी प्रॉपर्टीज़ को आपको अच्छे से रीड करना है।